नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ बैठे हैं महाराजगंज से आरजेडी के प्रबल टिकट के दावेदार विशाल जायसवाल जी। विशाल जायसवाल जी का परिचय ये है कि ये तेजस्वी यादव के मित्र हैं। कभी इन्हें बगल में उनके बैठकर गाड़ी ड्राइव करते हुए आप देख पाएंगे, कभी किसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के साथ भी आप देख पाएंगे। तो इनके कद का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और महाराजगंज में आजकल ये पूरे तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। गांव गांव में जाते हैं, महागठबंधन की नीतियों को लोगों को समझाते हैं और ये बताते हैं कि महाराजगंज में ये आए किस लिए हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं या आपकी सेवा करने आए हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि इन पर कई आरोप भी जो लग रहे हैं, अभी क्षेत्र में घूमना शुरू किया है तो उसके बारे में क्या कहते हैं। विशाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार विशाल जी, आपके बारे में पूरा बिहार जानता है, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड और लालू परिवार से रिश्तों के बारे में। लेकिन जब महाराजगंज में आए हैं तो कौन सा रिश्ता लेकर आए हैं? एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का। तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तो गांव गांव घूमते हैं। आजकल जब आप घूम रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत ही अच्छा फीडबैक है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग 20 साल की निकम्मी सरकार से काफ़ी परेशान हो गए हैं, तो इस बार परिवर्तन की, बदलाव की हवा है। और बहुत तेज़ हवा नहीं बोलेंगे, आंधी बोलेंगे। देखिए, जिस महाराजगंज में आप बैठे हैं हमारे साथ, उसी महाराजगंज में आप ही के विधायक के, महागठबंधन के विजय शंकर दुबे, पिछले 5 सालों में उनका फीडबैक आपको भी मिला होगा। तो कैसे आप पर जनता विश्वास करे? वही लोग घूम रहे हैं फिर जो 5 साल पहले विजय शंकर दुबे जी के साथ घूमते थे। क्षेत्र में आपको क्या फीडबैक है, पहले ये बताइए। देखिए, थोड़ी सी नाराज़गी है, मगर लोग ये भी जानते हैं कि भाजपा कैसे उनके बेटे को ले ली अपने पार्टी में। इनको भी कोई दबाव से रख रखा होगा कि क्षेत्र में खुल के 4.5 साल जो अपना है, शुरू का 1 साल बहुत अच्छा काम करने की राह पे निकले थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो काम करने से थोड़ा परहेज़ करने लगे, ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। मगर हम लोग भी थोड़ा आकलन निकाल लेते हैं कि उनके बेटे चले गए भाजपा में, तो जाहिर सा बात है कि जो महागठबंधन के वोटर हैं, इनको नाराज़ कर दो तो भाजपा के वोटर खुश हो जाएंगे, या उनकी नीतीश जी और भाजपा के गठबंधन के वोटर खुश हो जाएंगे, तो यहाँ के वोटरों को डिस्टर्ब कर दो। तो देखिए, आपके लिए तो पूरा बिहार था, आपने महाराजगंज को क्यों चुना? अरे यहाँ रहते हैं, यहाँ ही चुनेंगे ना, थोड़ी बिहार में वहाँ जाके लड़ लिए। जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से हम लोग निकल करके बाहर पटना गए, जहाँ से निकल करके पटना से बाहर बाकी इंडिया के अदर स्टेट्स में जा करके बिजनेस किए, तो इसलिए महाराजगंज चुना। बना बनाया चीज़ है। तो फिर क्यों लोग आप पर कहता है कि बाहरी हैं, बिजनेसमैन हैं, वहाँ आए हैं? बिजनेसमैन तो बहुत जगह इंडिया के, अभी तक इंडिया में ऐसे कई आपको बिजनेसमैन मिल जाएंगे जो अपनी होम टाउन छोड़ करके अदर कई अनेक जगह पे बिजनेस करता है। अगर देखा जाए इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर पलायन के शिकार हुए। अब नीतीश जी ने ऐसा मौका तो दिया नहीं कि हम लोग महाराजगंज में ही व्यवसाय कर पाए। ऐसा मौका दे दिया रहता तो हम लोग कर रहे होते, यहीं खुशी से रहते, यहीं खुशी से घर बसाते, बिजनेस बसाते, जो भी आप कह रहे हैं। ऐसा मौका तो उन्होंने दिया नहीं, तभी जा कर के अपना घर तो चलाना है। नहीं, तो मुझे नहीं पता है, आप महाराजगंज के कहीं से आपके कोई जुड़ाव है या कैसे है, क्या मामला है? यहाँ पर हम लोग शुरू से ही रह रहे हैं। सिवान में पिताजी भी, हरदिया मोड़ और महेश्वरी चौक में हम लोग का घर है। एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं महाराजगंज में हम लोग का घर है। बहुत लोग बोलते हैं पटना में, पटना वाले घर में हम लोग ज़्यादा अधिक समय दिए थे अपने बचपन में, तो बहुत लोग को वो कन्फ्यूजन है। मगर जो होम टाउन है वो तो रहेगा ही ना। निश्चित रूप से होम टाउन रहेगा। और महाराजगंज जो है वो ऐसा नहीं है, यहाँ तो बाहरी लोगों को ही लोग जिताते हैं। जैसे उमाशंकर सिंह यहाँ एक बार 77 बाहरी लोगों को नहीं जिताते हैं। महाराजगंज में के लोग जो होना था, देखिए, जो नहीं होता, जो होना था हो गया। और बाहरी लोग को जिताते हैं, भीतरी लोग को जिताते हैं। आप ये बात कीजिए कि किस कैंडिडेट में
महाराजगंज के लिए अगले 5 साल का विजन क्या है? अगर भीतरी को ही लेता है, जो आप लोग मतलब एक आरोप को हम जस्ट हम एक लोग नहीं लगाते हैं, आप नहीं, जो भी लगाते हैं भीतरी को ही लेते हैं, जो कैंडिडेट है सामने आकर के ओपन डिबेट करें। जैसे कैसे होता है कि विशाल जी को सामने बैठाओ और अपने सामने बैठे अपनी पूरे टीम को, हम तो अकेले ही आएंगे अपने साइड से, अपने अपने पूरे टीम को, अपने सीनियर लीडर्स को सामने बैठा करके बोले अगले 5 साल का क्या विकास का रोड मैप है अपना, थोड़ा बताना। तो आपके पास क्या है? हमारे पास, क्योंकि आपको पता होगा कि हम 185 गांव में से यहाँ पर लगभग 160 गांव के 15 गांव ऐसे हैं कि जो जुड़े हुए ही हैं, मगर हम टोटल घूम करके अपने पास पूरा डेटा बना रखे कहाँ पर इतनी छोटी भी समस्या हो कि अगर कहीं जल निकासी की ज़रूरत है, कहीं 2 फीट नाला ही बनाने की ज़रूरत है, वो हम सारा अपने सिस्टम में लेता है कि कहाँ से चालू करना है, कहाँ पर हर गांव का छोटा से छोटा समस्या को दूर करना है, एक पंचायत की कौन सी बड़ी समस्या को दूर करना है, कहाँ पर क्या करना है, वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी सेट है। और ये अगर हम बता दें, अब तो जाने नकलची का दौर चल रहा है, कहीं हमारे विरोधी इसको तुरंत उतार नहीं पाए, मगर यदि अगर कैमरा बंद रहे तो हम आपको कंप्यूटर खोल के दिखा सकते कि मेरा विकास का क्या रोड मैप है। जैसे आप जान ही रहेंगे 200 के यूनिट हम ही लोग का जो से निश्चित रूप सीख से करके 3 महीना के इलेक्शन के पहले उनको याद आता कि नहीं, बिहार की जनता को बिजली चाहिए था, बिहार की जनता को पेंशन में कुछ बदलाव चाहिए था, यहाँ पर डोमिसाइल नीति चाहिए थी। ये तो 3 महीने पहले सरकार जागी जब हम लोग का विजन एक पब्लिक डोमेन में आया। तो इसीलिए आजकल विजन शेयर करने में भी डर लगता है, आपको पता है नकलची का दौर चल रहा है, और इसीलिए चलिए, एक कंफ्यूजन है महाराजगंज के लोगों का, महागठबंधन में खासकर। महागठबंधन में 3-3 दल के प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। जैसे वीआईपी के प्रत्याशी नीतीश द्विवेदी कहते हैं कि बिहार में यदि 5 सीट भी मिलेगा वीआईपी को तो उसमें एक महाराजगंज होगा। आप खुद आरजेडी के बड़े नेता हैं और आपका पकड़ सब हम लोग जानते हैं। कार्यकर्ता है, आप नेता क्यों बता दे रहे हैं? हाँ, आप कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बिहार की जनता समझती है। और कांग्रेस का ये सीट रहा है, तो कांग्रेस की भी ये दावेदारी है। तो तीनों महागठबंधन के जो प्रमुख दल हैं महाराजगंज में महासंग्राम कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आपको लगता है कि ये सीट जो है आप ही को मिलेगा? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब हमारे नेता खुले मंच में कम से कम 1000 बार कह चुके हैं कि सर्वे होगा, सर्वे में जिस भी दल का जो भी कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा विनेबिलिटी फैक्टर रहेगी टिकट उसको दिया जाएगा। तो जैसे बच्चे क्लास में एग्ज़ाम देते हैं, जो भी गठबंधन के साथी हैं सब कोई परीक्षा दे, सर्वे में जिसका रिजल्ट नंबर 1 पाएगा, हमको यही उम्मीद है कि पार्टी उसको टिकट देने का काम करेगी। देखिए, एक थोड़ा सा कठिन सवाल हम आपसे पूछते हैं। हाँ महागठबंधन से जुड़ा हुआ ही सवाल है। हाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था, हाँ। यहाँ एक प्रत्याशी आए थे अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह, हाँ चुनाव लड़े। चुनाव हारने के बाद आज तक वो कभी महाराजगंज में आए नहीं, कार्यकर्ताओं का कोई हालचाल भी नहीं लिया। महाराजगंज में आकर बाहर से लेते होंगे, कोई कह नहीं सकता। तो कैसे लोग आप पर विश्वास करें कि आप भी आए हैं जिस तरह से आकाश आए थे महागठबंधन से? तो आप महाराजगंज के लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? कैसे वो आप पर विश्वास करें कि आप महाराजगंज के लिए जीते तो भी हारे तो भी आप इसके लिए लगे रहेंगे? क्योंकि एक बार महाराजगंज के लोग जो जी जान लगाकर उनके लिए, मान लिए कि वो हार गए, लेकिन जो कार्यकर्ता उनके लिए जी जान लगाया वो तो आज अपने नेता को खोज रहा है, तो कोई मिलती नहीं, देखिए हमको जरूर उम्मीद है कि आकाश जी उनसे मिले होंगे। हो सकता है आपसे जो कार्यकर्ता मिले हो उनका एक नेगेटिव फीडबैक रहा हो, मगर हम कई कार्यकर्ता से ये भी फीडबैक है हमारे पास ये कि आकाश जी उनसे बातचीत में है, टच में मिलते नहीं, हैं। महाराजगंज में आए नहीं कभी उसके वो लिए। मेरे ख्याल से वो आपकी व्यक्तिगत वो होगी, अब सब आपको बता के थोड़ी आएंगे कि हम आए हैं आइए देखिए। वो आए होंगे, मिले होंगे, मगर जहाँ तक हमको उम्मीद है और जहाँ तक हमारी आखिरी बातचीत हुई थी वो अपने लोगों के साथ टच में है। और नहीं, देखिए, जब अब ऐसे कहेंगे तो मैं एक बात पूछूंगा, जब चुनाव लड़ने आए थे
तो मीडिया के सामने आए, बोले, ये किए, और हारने के बाद एक बार भी जब नहीं आएंगे, कहीं जैसे आप आए हैं, हर जगह दिख रहे हैं, वो दिखते नहीं हैं, तो कब मिल लिए? देखिए, हम छोटी मुंह बड़ी बात कहेंगे। हम लोग के मुख्यमंत्री कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं पिछले 1 साल में? नहीं तो महाराजगंज का प्रतिनिधित्व अब तो नहीं ऐसा ना। ऐसा बात मत करिए। मीडिया के पास किसको आना है नहीं आना, सबका अपना व्यक्तिगत ये है कि जिसको आना होता है वो मीडिया लेकर के अपने मैं तो साथ छोड़िए, चलेगा। वो उनका अब बात आप छोड़ते हैं। आप अपने आप क्या प्रधानमंत्री वादा को कीजिएगा? प्रधानमंत्री को देखेगा तो मीडिया ही के बीच में चलेंगे, नहीं, नेताओं नहीं दिखेगा। चलिए, मैं आपकी मतलब बात समझ गया, हाँ। लेकिन आप वादा क्या कीजिएगा जनता से? मतलब लोग छले हुए हैं, उन्हीं की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरा मेरा वो आप एक ही के कार्यकर्ता है। देखिए, मेरी अपने एक कार्यकर्ता से ये वादा रहेगा कि महागठबंधन के जितने सिपाही हैं, लालू जी के जितने सिपाही हैं, जो पिछले 10 साल में मान सम्मान में कमी रह गई हो, सूद समेत उनका मान सम्मान पहले सबसे नंबर 1 पे किया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो गांव की एक गांव की क्या क्या समस्या है, उसको हम लोग के पास पूरा खुद घूमे हैं, खुद गांव के लोगों से मिले हैं, खुद ही उन्होंने ए बाबू देखा ना, ये कमी बा, इधर जल निकासी के कमी बा, इधर बाबू कम से कम 100 फीट रोड ढल जाए ना तो बारिश में दिक्कत ना हो। सबसे पहला है कि जिसको कहते हैं माइक्रो लेवल पे काम करना, फिर ये हो गया माइक्रो लेवल पे काम करना, फिर दूसरा आता है मैक्रो लेवल पे, जो हो गया कि जब विधानसभा में जाएंगे, जो विधायक अपनी सरकार से, जो हमको पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, अगर हम एक विधायक बनते हैं तो हमको ये चीज जरूर विश्वास है कि तेजस्वी जी अपने हर एक विधायक को कुछ ना कुछ बड़ा काम सरकार के तरफ से उनके क्षेत्र में देने का काम करेंगे, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि महाराजगंज में अगर कुछ आए तो सबसे पहले बात अच्छी यूनिवर्सिटी आए, अच्छा कारखाना है, एक इकोसिस्टम बन जाता है। अच्छा कारखाना आता है तो नौकरी मिलती है, पैसा आता है, अच्छा एजुकेशन आता है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ऐसे 1-2 चीज़ों का मांग हम तेजस्वी जी से करेंगे। तो ये मेरा, अगर पूछेंगे तो रोड मैप है। देखिए, विशाल जी ने एक एक बात बताई महाराजगंज के बारे में और यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं के बारे में भी। तो लोकसभा चुनाव के जो खट्टी मीठे अनुभव है उसके साथ और विधानसभा में नए जोश के साथ नया एक नौजवान महाराजगंज में आया है और आपके द्वार जा रहा है, तो हो सकता है कि कभी आपके घर पे भी जाते हुए आपका दरवाज़ा खटखटाते हुए दिखेगा। तो इस नौजवान के साथ आपका कैसा अटैचमेंट बनता है, इस पर आने वाले समय में पता चलेगा। हम भी इनसे मिलते रहेंगे और इनके एक एक बात का जो इन्होंने वादा किया है आपसे, उसकी भी पड़ताल करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्षेत्र में ये कैसे अपना चुनाव प्रचार का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके साथ हम आपके गांव में भी कभी दिख जाए। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। शायद कुछ आप कहना हाँ, हम कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से जितने भी लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम कटा है, सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का कष्ट करें। अपने अपने लोकल बीएलओ के माध्यम से जो भी सरकारी प्रक्रिया है उस माध्यम से ज़रूर वोटर लिस्ट में अपना अधिकार को पहचानिए, जानिए, और अपना नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, नज़दीकी बीएलओ से, कोई घर में युवा हो, किसी ना किसी से एपिक नंबर डाल करके, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, कहीं ना कहीं से पता कीजिए, मगर अपना वोट देने का अधिकार मत खोइए। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात विशाल जी ने अभी आपको बताया है। तो अपने अधिकारों के लिए जगे रहिए, क्योंकि जब आप नहीं जगेंगे तो आप वोट देने से ही वंचित हो जाएंगे। जब वोट देने से वंचित हो जाएंगे तो आपके मनपसंद की सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए इनके बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको वोटर बनना है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने अधिकारों के लिए जगे रहेंगे, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।